गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारा केमिकोकाइनेटिक्स चैप्टर रिवाइज कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने देखा था हमारे पास किस किस टाइप की रिएक्शंस होती है। जैसे हमने देखी थी वेरी स्लो रिएक्शन, राइट, वेरी फास्ट रिएक्शन देखी थी और साथ में देखी थी मॉडरेट रिएक्शंस। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था रेट क्या होता है रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन, और उसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वो था हमारा किसी भी रिएक्शन का रेट क्या होता है, इज इक्वल टू डिक्रीज इन concentration of reactant with time or increase in concentration of product with time is the rate of any reaction. At last we have already seen the factors affecting rate of reaction. आज हम देखेंगे हमें दो लॉज करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन, law of mass action. Second one is rate law. ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। लॉ ऑफ मास एक्शन फेल हो गया था, इसलिए रेट लो आया। अब ये फेल हुआ क्यों था, हमें वही देखना है। जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन है, मान लो ये अपनी तरफ से हमने कोई रिएक्शन कंसीडर कर ली है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता था हमें, हम इसे समझेंगे चाय बनाने की प्रोसेस। अब जैसे अगर मुझे 1 कप चाय बनानी है, मुझे क्या बनानी है, 1 कप टी बनानी है। उसके लिए मुझे हाफ कप वाटर चाहिए, हाफ कप मिल्क चाहिए, साथ में 2 स्पून शुगर और 1 स्पून टी लीव्स चाहिए, राइट। ये हमारा 1 कप चाय बनाने के लिए हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मतलब हमें आधा कप पानी चाहिए, आधा कप दूध, 2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच चाय पत्ती। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, मान लो अब चाय बनाने के लिए जैसे हमें आधा कप पानी चाहिए। अब हमारे घर सिर्फ आधा कप पानी थोड़ा ना होता है, पूरी टैंकी भरी होती है पानी की। इसी तरह दूध की बात करें, दूध भी बहुत सारा पड़ा होता है। चीनी की बात करें, चीनी भी बहुत सारी होती है। चाय पत्ती की बात करें, चाय पत्ती भी बहुत सारी। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि भाई अगर मेरे घर 1 टैंक पानी है, 2 लीटर मिल्क पड़ा है, ठीक है, 5 kg शुगर पड़ी है और 5 kg की टी लीफ पड़ी है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि भाई 1 कप चाय बनाने में मेरा एक सारा सामान लग गया। 1 कप चाय बनाने में मेरा पूरी टैंकी खत्म हो गई पानी की, जितना दूध था वो खत्म हो गया, 5 किलो अगर मेरे घर चीनी पड़ी थी वो खत्म हो गई, इसी तरह उतनी ही चाय पत्ती खत्म हो गई। क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं होता। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि हमारी कोई भी जो रिएक्शन हो रही है उसमें जितना हमने रिएक्टेंट लिया वो सारा का सारा खत्म हो गया, या फिर रिएक्शन का होना उस सारे के सारे पर डिपेंड करेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो उसके बाद आया हमारे पास रेट लॉ। रेट लॉ ने क्या कहा, इसका मतलब अगर मैं रिएक्शन के टर्म में समझाऊं, अगर मेरे पास एक ही स्मॉल ए अमाउंट है तो उसने का पूरा स्मॉल ए खत्म हो गया। बी की स्मॉल बी अमाउंट है, उसने का पूरा स्मॉल बी खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं रेट लो,
कि अगर हमें 1 कप चाय बनानी है तो मुझे हाफ कप वाटर लगा, तो उसने यही कहा कि ए में से मेरा अल्फा यूज हुआ, राइट? बी में से क्या यूज हुआ है? बीटा यूज हुआ। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग रेट लिखूं तो इसने बोला रेट क्या होता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए बी की पावर बी। मींस जो कंसंट्रेशंस रिएक्शन में प्रेजेंट थी वो सारी की सारी पर रेट डिपेंड करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमने चाय के एग्जांपल से देख लिया। फिर रेट लॉ की बात करते हैं। ये फेल हो गया था, तो रेट लॉ ने हमें बोला कि जो रेट होता है रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए की उस कंसंट्रेशन से जो एक्चुअल में यूज हुई है। जैसे पूरी टैंकी में से सिर्फ आधा कप पानी यूज हुआ है, तो रिएक्शन का रेट सिर्फ उस आधे कप पानी पर डिपेंड करेगा, ना कि पूरे टैंक पर डिपेंड करेगा, राइट? इसी तो इसलिए लिख दिया हमने रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर अल्फा मींस जो यूज हुई है, और साथ में बी की भी पावर बीटा, मतलब बी की भी जो अमाउंट यूज हुई है उसे पूरी अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअल में रिएक्शन का रेट जो अमाउंट यूज होती है उससे लेना देना होता है, जो पड़ी है या जितनी हमने ली थी उससे कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए लॉ ऑफ मास एक्शन फेल हो गया और रेट लॉ इसके बाद इन्वेंट किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके डेफिनेशन की बात करें हम लॉ ऑफ मास एक्शन की, प्रोपोर्शनलिटी के साथ डाउन तो यहां जाता है के, ए की पावर ए बी की पावर बी, राइट? प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो के कांस्टेंट आ गया हमारा, ए की पावर अल्फा बी की पावर बी, राइट? के क्या है यहां पर हमारा रेट कांस्टेंट। लॉ ऑफ मास एक्शन को अगर मुझे डिफाइन करना होगा तो मैं यहां पर लिखूंगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ mass action, according to law of mass action, the rate of reaction depends upon the whole concentration. तो रेट जो है हमारा पूरी की पूरी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, राइट? If we talk about the rate law, then it is defined as according to rate law, the rate of reaction according to rate law, rate of reaction depends upon the concentration term on which rate actually depends. Means जो concentration use हुई है वो आ जाता है रेट लॉ में, और फुल कंसंट्रेशन आ जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन। एक्चुअल में फुल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, तो लॉ ऑफ मास एक्शन वहां पर फेल हो जाता है। रेट लॉ आया उसके बाद वो बताता है सिर्फ रेट उस पर डिपेंड करेगा जो यूज होगा, जितना यूज होगा उसी के हिसाब से हम रेट बता पाएंगे, जो बचा हुआ है उसके हिसाब से हम रेट नहीं बता सकते। इसके बाद हम बात करते हैं, अब हमने एक नई टर्म बोली यहाँ पर रेट कांस्टेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। रेट कांस्टेंट क्या होता है? अब लॉ ऑफ मास एक्शन तो फेलियर था तो उसका तो यूज ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जो हमारा रेट लॉ है वो चैप्टर में बार बार यूज होगा। एंड वन मोर थिंग, किसी भी रिएक्शन का रेट हम अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। हमेशा कोई भी रिएक्शन है उसका रेट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। हम अपनी मर्जी से किसी भी रिएक्शन का रेट नहीं लिख सकते। ये चीज मैं आपको एक आगे जाके एग्जांपल जब मैकेनिज्म देखेंगे तब मैं प्रूव कर दूंगी कि कैसे हम किसी भी रिएक्शन का रेट खुद से नहीं लिख सकते। अब बात करते हैं व्हाट इज रेट कांस्टेंट।
इज रेट कांस्टेंट, मतलब हमें k को डिफाइन करना है। अब देखो रेट लॉ से रेट ऑफ रिएक्शन क्या आया था, इज इक्वल टू k a की पावर अल्फा एंड b की पावर बीटा। if we consider if concentration of A is equal to unity and concentration of B is also equal to unity, right? तो जो हमारा रेट होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, A 1 की पावर अल्फा 1 की पावर बीटा, और सभी को पता है 1 की कुछ भी पावर हो वो हमेशा क्या रहता है 1 ही रहता है। तो यहाँ से रेट किसके इक्वल आ गया, k के इक्वल आ गया, या फिर बोले तो रेट is equal to rate constant. Rate of a reaction is equal to rate constant when concentration of reactant is taken to be unit. जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो रिएक्शन के रेट के इक्वल होगा, कब होगा, जब जो रिएक्टेंट्स हमारे इन्वॉल्व हैं उनकी कंसंट्रेशन हम क्या ले लेंगे, यूनिटी ले लेंगे। तो हम लिख सकते हैं रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट क्या है, रेट है रिएक्शन का, कब, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट is taken to be unit, is taken to be unit। अब रेट कांस्टेंट का एक दूसरा नाम भी होता है, न्यूमेरिकल्स में रेट कांस्टेंट आना ही आना है, ठीक है, तो कई बार उसे वो रेट कांस्टेंट लिख देता है। दूसरा नाम है रेट कांस्टेंट का, इसे भी याद से लिख लेना क्योंकि कई बार हम लोग पजल हो जाते हैं। रेट कांस्टेंट का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट लिखा हो या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या रिएक्शन रेट लिखा हो तो बात हमारी एक ही है, मतलब वो के की ही बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, के की ही बात कर रहा है, राइट। अब हम देखते हैं कि ऑर्डर क्या होता है, जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, ये कहां से आता है वही देखना है हमें। क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हम किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर की बात करें, जैसे ये रिएक्शन है, क्या देगी हमें प्रोडक्ट कुछ ना कुछ, तो अगर हम इसका रेट लो लिखें क्या आएगा वो a की पावर अल्फा मींस जो इसमें से यूज हुई है, b की पावर बीटा मींस जो b में से यूज हुई है। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर कुछ नहीं होता, जो कंसंट्रेशन यूज हुई है उनके सम को हम ऑर्डर बोल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा के सम को हमने क्या बोल दिया, ऑर्डर बोल दिया। और अल्फा बीटा क्या है, वो कंसंट्रेशन टर्म्स है जिन पर रेट एक्चुअल में डिपेंड करता है। तो हमारी डेफिनेशन हो जाती है द सम ऑफ concentration term on which the rate of reaction actually depends is known as order of reaction। इतना आई थिंक सभी को क्लियर होगा, इतना इजी पोर्शन था हमारा। अब मैं एक चीज आप लोगों से पूछती हूँ, तो आप लोग मुझे बताना, जो हम ये के की बात कर रहे थे, रेट कांस्टेंट की बात कर रहे थे, इसके यूनिट का एक जनरल फॉर्मूला होता है, क्या कोई बता सकता है कि के की यूनिट का फॉर्मूला क्या है।
Can anybody tell me please the formula of K, unit of K? Hello sir. पर लीटर इसकी पावर होती है 1 माइनस n मोल पर लीटर 1 माइनस n पर सेकंड। और जो यहाँ पर n होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस मोल पर लीटर को हम मोलैरिटी में लिख सकते हैं। मोल पर लीटर इज इक्वल टू मोलैरिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से, राइट। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और m की पावर 1 माइनस n पर सेकंड। और n क्या है यहाँ पर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे अगर हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो हियर n वैल्यू इज इक्वल टू 0। n वैल्यू क्या हो गई है? 0 हो गई है। तो अब देखते हैं यूनिट। यूनिट क्या होगी हमारी? मोल पर लीटर 1 माइनस 0 पुट कर दूंगी यहाँ पर मैं, और ये आ जाएगा यहाँ पर सेकंड। 1 माइनस 0 1 ही होता है, तो यहाँ आ गया मोल पर लीटर पर सेकंड। इसी तरह अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, वहां पर फर्स्ट ऑर्डर है तो n की वैल्यू विल बी 1, तो यूनिट विल बी मोल पर लीटर 1, n की वैल्यू पुट करते हैं कितनी आई? -1 पर सेकंड। 1 माइनस 1 कितना हो गया? इक्वल टू 0 हो गया। और सभी को पता है किसी की भी पावर 0 क्या होता है? इक्वल टू 1 होता है। किसी की भी पावर 0 क्या होता है? इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा 1 यहाँ पर, और पर तो यूनिट हो गई हमारी पर सेकंड। तो जो k की यूनिट होती है हर ऑर्डर के लिए डिफरेंट होती है। आप सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर की खुद निकाल के देखोगे। यहाँ पर सेकंड के लिए n की वैल्यू विल बी 2 एंड थर्ड के लिए n की वैल्यू विल बी 3। तो इस तरह हम k की यूनिट निकाल सकते हैं फॉर डिफरेंट ऑर्डर्स। और ये याद रखना सेम नहीं होती, ठीक है। हर ऑर्डर के लिए k की वैल्यू k की यूनिट डिफरेंट होती है। और देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एक बार वो भी देखो। इसके ऊपर क्वेश्चन इस तरह आ जाता है कई बार, एमसीक्यू टाइप के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ k की वैल्यू है 2.11 into 10 की पावर -21 पर सेकंड। अब उसने हमें कुछ नहीं दिया, सिर्फ k की वैल्यू दी है और ऑर्डर पूछा। हमें पता ही है, फॉर्मूला पता चल चुका है कैसे अप्लाई करते हैं। तो अब देखो पर सेकंड किसकी आई थी? फर्स्ट ऑर्डर के लिए आई थी, तो यहाँ से आंसर हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह क्वेश्चन देके वो k की कोई भी वैल्यू दे देगा, k की कोई भी यूनिट दे देगा, और हमसे पूछ लेगा कि भाई k की वैल्यू देख के, k की यूनिट देख के ऑर्डर बताओ रिएक्शन का क्या होता है। इसी तरह एनसीईआरटी का 9th क्वेश्चन देखो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने हमें अ रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर। रिएक्शन क्या है? सेकंड ऑर्डर की है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। हाउ इज द rate of reaction affected? रेट ऑफ रिएक्शन कैसे अफेक्ट होगा
फर्स्ट दिया हुआ है उसने हमें, if concentration of reactant डबल, जब हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्वेश्चन था हमारा, फर्स्ट लाइन देखो पहले तो, अ रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। हमारे पास एक रिएक्टेंट है, उसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो है सेकंड ऑर्डर। तो अगर मुझे रेट को लिखना है उसका, तो रेट एक्सप्रेशन क्या है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a की पावर 2, राइट। मान लो a की जो कंसंट्रेशन है वो स्मॉल a है स्टार्टिंग, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट पे आ जाता है, a की कंसंट्रेशन क्या हो गई, a, और पावर क्या है, स्क्वायर। अब फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। उसने क्या कहा, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल, तो रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या थी, a, और उसने क्या किया, डबल कर दो इसे, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो जाएगी a से 2a। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो रेट क्या आ जाएगा यहाँ पर, रेट इज इक्वल टू k 2a का स्क्वायर। अब a की कंसंट्रेशन a नहीं है, a की कंसंट्रेशन है अब 2a। पहले मैंने इस जगह a पुट किया था, अब मैं क्या पुट कर रही हूँ, 2a। तो यहाँ क्या आ जाएगा, k 4a स्क्वायर। मैं स्क्वायर से लिख सकती हूँ 4ka स्क्वायर, इतना सही सेम है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, जब हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल किया, आवर रेट बिकम्स 4 टाइम्स। जो हमारा रेट था वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। एक्सक्यूज मी हाँ जी मैम, बीच में ब्लर होगी तो इसलिए रिपीट कर दो। रिपीट कर देती हूँ, रुको। देखो देखेंगे क्या बोला है उसने, अ रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट है, उसके रिस्पेक्ट में जो हमारी रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर है। तो यहाँ से रेट की बात करें, किसके इक्वल होता है रेट, रेट कांस्टेंट और साथ में अल्फा प्लस बीटा जो लिखते थे हम, उसने अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दे दी है, 2। तो ये अब मान लो मैं a की कंसंट्रेशन a मान के चलती हूँ, स्मॉल है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन ले रहे हैं a की, कंसंट्रेशन मैंने क्या ली है, स्मॉल है। तो रेट क्या हो गया मेरा, ka स्क्वायर। ठीक है, अब हम अपने फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं। फर्स्ट पार्ट उसने क्या बोला है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल, ये तो पहली लाइन से निकला इतना। अब उसने कहा है अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या कर दूं डबल, तो रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले कंसंट्रेशन क्या थी, a, डबल करने को कहा है तो 2a कर देते हैं, तो रेट पर की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेट इज इक्वल टू k, कंसंट्रेशन पुट करो, कितनी है अब 2a, पुट कर देते हैं, 2a का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर खोलेंगे वैल्यू तो क्या आएगी, 4ka स्क्वायर। पहले रेट क्या था, ka स्क्वायर, अब 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं रेट कितना हो गया, पहले के कंपैरिजन में 4 टाइम्स हो गया। अब समझ में आया मुस्कान, सॉरी अमीशा। यस मैम, क्लियर है, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट आप लोग बताना क्या होगा। नेक्स्ट में वो बोलता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ना वो हाफ कर दी, उसने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हाफ कर दी, तो बता सकते हो इसमें क्या होगा। अब उसने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया है, पहले डबल किया था, इस बार क्या किया है, हाफ किया है। तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन।
आएगा समझना हो तो। ये हमारी रिएक्शन है, T टाइम 0 पर इसकी कंसंट्रेशन है A। प्रोडक्ट जब तक रिएक्शन शुरू नहीं होगी 0 रहेगा। कुछ टाइम मान लो T1 के बाद या T के बाद ये मान लो X बना, किससे बना? इससे बना, तो इसमें से मतलब कितनी खत्म हुई होगी? A माइनस X। इसका मतलब यही है। अब ये बताओ मुझे, जब X अमाउंट खत्म हो चुकी है तो जो रेट है हमारा रिएक्शन का वो रिएक्टेंट की किस कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा? A पर या A माइनस X पर? A पर। A पर। यस मैम। is equal to concentration of increase in concentration of product with the time और decrease in concentration of reactant with the time। मैं इसको प्रोडक्ट की टर्म में लिख लूं। प्रोडक्ट की अमाउंट क्या है? X। तो increase in concentration of product, प्रोडक्ट का बनना बचे हुए अमाउंट पर ही तो डिपेंड करेगा। तो बचा हुआ कितना है? A माइनस X। यहाँ से हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो आ जाएगा K A माइनस X। अब सेम वेरिएबल्स को एक जगह कर लो। X इधर है, X को इधर ही ले आओ, तो dx by A माइनस X यहाँ जाएगा K dt। अब इंटीग्रेशन करना है हमें यहाँ पर, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे इंटीग्रेशन करने के लिए। उसके बाद क्या होगा? फॉर्मूला आएगा यहाँ पर। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको याद ही होंगे। 1/x का फॉर्मूला होता है माइनस ln a माइनस x। अगर x होता तो खाली x आ जाता है, यहाँ पर a माइनस x है तो a माइनस x आएगा। ठीक है, और जहाँ कोई वेरिएबल नहीं होता तो वहाँ kt और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हमें इस i की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर i की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। टाइम t 0 पर हमारी x की वैल्यू क्या थी? 0 थी, वही पुट कर देना है हमें। माइनस ln a, x की वैल्यू 0 हो गई, t की वैल्यू भी क्या हो गई? 0। तो i की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस ln a। पुट कर दो यहाँ पर, तो हमारी टर्म बन जाएगी माइनस ln a माइनस x इज इक्वल टू kt माइनस ln a। लोग वाले टर्म्स को हम एक साथ रख लेते हैं। ले आओ इसे यहाँ पर, माइनस या फिर इसे ln a माइनस ln a माइनस x, मैं इसको इधर उठा के ले लेती हूँ, इज इक्वल टू kt। t निकालना है तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ln a अपॉन a माइनस x अपॉन में k। और ln की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.303। हम नेचुरल लॉग की वैल्यू नहीं निकाल सकते, लॉग टेबल में हमारी लॉग की वैल्यू गिवन होती है, तो t का फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा 2.303 अपॉन में k log a अपॉन में a माइनस। a कौन सी कंसंट्रेशन है? इनिशियल कंसंट्रेशन। और a माइनस x कौन सी कंसंट्रेशन है? जो हमारी बच गई थी। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला जिसके ऊपर हमें फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स करने। आ गया समझ में? यस मैम।